कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो, अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। सियासत बड़ी अजब गजब चीज है और इसीलिए इसमें सयाने लोग कहते हैं कि भैया सबसे दुआ सलाम बना के रखो, पता नहीं कल कौन कहां आ जाए और आके सबसे पहले आपका ही सार्वजनिक अभिनंदन समारोह कर दे। कब कौन कहां ताकतवर हो जाए। आज का विषय तो ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया। स्पष्टता आ गई राजनीतिक मानचित्र में उत्तर प्रदेश के। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के बंटवारे को रोकने के लिए कांग्रेस और सपा को एक साथ आना ही पड़ा। लेकिन इसमें एक पेंच है। अभी अल्पसंख्यक वोटों के दो दावेदार मैदान में हैं और एक तो बसपा है जो खुद 4 बार सरकार में रही मायावती मुख्यमंत्री, और अभी भी उनके पास बुरे वक्त में भी 13% वोट है उत्तर प्रदेश में। और दूसरे दावेदार हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो खानदानी अल्पसंख्यक नेता हैं, उनके बाबा भी नेता थे, उनके पिता भी नेता थे, 40 साल सांसद रहे उनके अब्बा हुजूर। उसी मकान में अब ओवैसी रह रहे जिसमें उनके अब्बा रहते थे सांसद के नाते। वो क्या करेंगे, कितने वोट काटेंगे। आजमगढ़ से एक नया ट्रेंड सेट हुआ जिसको मैंने नाम दिया था गुड्डू जमाली टाइप ऑफ पॉलिटिक्स या गुड्डू जमाली फार्मूला। एक मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतार दे बसपा तो दलित और मुसलमान कुछ हिस्सा एक साथ जब आता है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर देता है। खुद तो नहीं जीतता है, इनको हरवा देता है। संदर्भ लें आजमगढ़ उपचुनाव। ऐसी ही स्थिति ओवैसी की है। ओवैसी के पास अभी बहुत वोट नहीं है उत्तर प्रदेश में हर जगह, लेकिन जहां बहुत सघन मुस्लिम आबादी है वहां ओवैसी खेल करेंगे, चाहे 20,000 वोट का करे। अब इसमें खेल क्या है, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उम्मीदवार 1,00,000 1,50,000 वोट से जीत रहा है कहीं, तो ओवैसी असर नहीं डालेंगे क्या? तो मायावती कुछ इनके असर डाल सकती हैं, जैसे गुड्डू जमाली 2.5 लाख वोट आजमगढ़। लेकिन अगर 3 लाख से सपा का उम्मीदवार कांग्रेस के जीत रहा है तो कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन सवाल ये कि 3 लाख से जीतने की कोई सीट है क्या, ये भी प्रश्न है। और अगर 10,000 15,000 20,000 से जीत के खेल में हैं आप, तो ओवैसी भी असर डालेंगे, ये जान लीजिए। यहां से उत्तर प्रदेश का चुनावी रिजल्ट तय होगा। और जब शाम को मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तब तक एक तस्वीर और उभरी, बड़ी रोचक तस्वीर है, मुझे लगा उससे भी आपको रूबरू कराऊं। सोनेलाल पटेल की बिटिया पल्लवी पटेल ने तेवर दिखाया, अखिलेश यादव से 2-2 हाथ करने की बात कही। बोले भाई ये पीडीए नहीं है, इन्होंने पीडीए के हकों पर डाका डाल दिया है, ये मदांध हैं, मदांध यानी मद में अंधे। और वो चली गई कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने, राहुल गांधी को माला फूलमाला दी। अब इधर पल्लवी पटेल कांग्रेस में यात्रा में शामिल हुई, बोली अब चलो इधर ही कुछ संभावना देखेंगे। उसके 48 घंटे के भीतर कांग्रेस ने 17 सीटें लेके कह दिया अखिलेश भैया जिंदाबाद। अब लो, अब पल्लवी जी कहां जाएं? जो मैंने शुरुआत में कहा वो इसीलिए कहा, अब कहां जाएं?
फंस गए आगे पेच। तो अब वो कह रहे हैं कि अखिलेश भैया हमारे बड़े भाई हैं और हम गठबंधन में हैं, कोई समस्या नहीं है, और पीडीए को वोट करेंगे और हम लोग पीडीए के लिए लड़ेंगे। क्या? लेकिन दूध में नींबू पड़ गया। अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच में अविश्वास की खाई खिंच गई। और एक दूसरा उदाहरण इससे भी मजेदार देता हूं, ताकि जब आप बहस में चलें तो आनंदित भाव से चलें। आप सब लोग जानते हो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उनका रूप स्वरूप वाणी सब आपके जहन में है ही। आज उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। अच्छा देखिए, परमात्मा भी कैसे कैसे संयोग करता है। उन्होंने जो नई पार्टी बनाई उसका शॉर्ट फॉर्म है RSSP, यानी RSS के आगे P लगा दो, मौर्य जी की पार्टी होगी। अब मौर्य जी अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना के, ललकार के सपा से अलग हुए, नई पार्टी बनाए। ठीक, उनका भी विचार यही था कि कांग्रेस से हेलमेल कर लेंगे, अपनी दुकान चल जाएगी। कांग्रेस खुद साइकिल पे बैठ गई। अब मौर्य जी क्या करें? तो मौर्य जी ने आज मंच से एक तरफा प्यार का ऐलान कर दिया। क्या? उन्होंने कहा भाई तू माने ना माने, हम तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। पूछा गया आपने बात की, बोले नहीं बात नहीं, हमने ऐलान कर दिया। कांग्रेस हम शरणम गच्छामि। बोले अब क्या करेंगे? बोले अब आगे बात करेंगे कांग्रेस से सीटों के लिए। अब कांग्रेस अखिलेश यादव के इस ताजे ताजे राजनीतिक शत्रु को अपने खटोले पर बैठा के अपने रिश्ते क्यों खराब करेगी सपा से? भाई इतना तो समझ कांग्रेस को भी है। इसलिए मैंने कहा सियासत में बड़ी फिसलन है, पांव जमा के रखिए और रास्ते में इस साइड और उस साइड जो भी लोग खड़े मिले सबसे दुआ सलाम करते चलिए, नहीं तो फिर पल्लवी पटेल और स्वामी मौर्य होने में देर नहीं लगती। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते, फिर बहस में चलते हैं। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े जोर शोर से बजाएंगे। डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दंगल में सभी दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। यूपी की बिसात पर दो अच्छे लड़कों की जोड़ी भी फिर एक साथ आ गई है, यानी सीट शेयरिंग के संग्राम को विराम देते हुए सपा कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो चुका है। कांग्रेस को यूपी में 17 सीटें मिली हैं। मिशन और मकसद ये कि हम लड़ेंगे साथ साथ। ये खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 63 सीटें हैं। इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। चुनाव की बिसात पर सपा कांग्रेस के इस गठबंधन का विश्लेषण भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन दोनों दलों का मकसद मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकना है। राज्यसभा की 3 सीटों के रण से निकले जिन्न ने अखिलेश के लिए भी कलेश बढ़ा दिया है। मुस्लिम वोटों को सहेजने और साधने के लिए अखिलेश यादव को भी मजबूरी में कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा है। कि मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा। आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। दरअसल सपा महासचिव सलीम शेरवानी ने जहां महासचिव पद से इस्तीफा दिया,
वहीं बरेली आला हजरत दरगाह के प्रवक्ता और मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने तो सपा और बीजेपी पर मिलीभगत जैसे आरोप लगा दिए। वहीं सपा कांग्रेस के इस मेल में अब मायावती और ओवैसी के खेल की बात कही जा रही है। सपा कांग्रेस जहां मुस्लिम वोटों को साधने के लिए साथ लड़ेंगे, वहीं बीएसपी आजमगढ़ की तरह और ओवैसी मेरठ और बाकी सीटों की तरह गठबंधन की जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि 2014, 17, 19 और 2022 तक मुस्लिमों ने सपा को खूब वोट दिया, बदले में अखिलेश यादव ने क्या किया? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हुआ 2022 का। समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? 80 सीटों के रण में तमाम समीकरण हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन का अपना गणित है, तो बीजेपी भी मिशन 80 में जी जान से जुटी है। ये सब फिर भी कोई धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। धरातल ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। बहरहाल 2024 की बिसात पर उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि मुकाबला इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी होगा। उस दंगल में मायावती और ओवैसी का भी तीसरा एंगल है, यानी कुल मिलाकर त्रिकोणीय होगा चुनावी मुकाबला। इस सब के बीच सवाल यही है कि क्या मुस्लिम वोटों को साध पाएंगे सपा कांग्रेस? अहम सवाल ये भी कि सपा कांग्रेस का तो हो गया मेल, क्या ओवैसी और मायावती करेंगी मिशन फेल? बड़ा सवाल है और ये सवाल चुनाव के परिणाम को भी प्रभावित करेगा। पहले इसको हम ये भी कह सकते थे केवल थ्योरी है, लेकिन आजमगढ़ बाई इलेक्शन ने इसको प्रैक्टिकल में बदल के दिखा दिया। धर्मेंद्र यादव को पराजय मिली जस्ट बिकॉज ऑफ गुड्डू जमाली, इसलिए तो मैंने नाम दिया जमाली फार्मूला। ये कमाली फार्मूला है, जमाली फार्मूला। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। एहसन सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एहसन सिंह साहब का स्वागत है। तारिक खान साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक खान साहब का स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका कांग्रेस से, उनका बहुत स्वागत है। मुफ्ती ओसामा नदवी हैं AIMIM से, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद सिंह जी, विषय वही कि मुस्लिम फैक्टर नैरेटिव ये दिया गया कि भाई सपा और कांग्रेस दोनों को इस बात का इल्म था कि मुस्लिम अगर बटा तो फिर दोनों के लिए मुश्किलात आएंगी, इसलिए एक साथ चलना चाहिए। हो गया गठबंधन। ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, वो करें बिल्कुल, हम अपना झंडा गाड़ेंगे। और बहन जी के लिए समाजवादी पार्टी ही कहती रही, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी, कि भाई ये तो वही जहां हमारा मुस्लिम उम्मीदवार होगा ये वहां मुस्लिम लड़ाएंगे, या जहां हमारा मजबूत उम्मीदवार होगा ये उसको हराने के लिए मुस्लिम लड़ाएंगे। गुड्डू जमाली फार्मूला। क्या स्थिति लग रही है आप उत्तर प्रदेश की? देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के विजय का कई कारण है और उसमें से एक प्रमुख कारण है विपक्ष का अत्यधिक अल्पसंख्यक वोटों से प्रेम और उसके लिए आपस में गलाकाट प्रतियोगिता। आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या MIM हो, ये सबका लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी को हराना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये होने वाला नहीं है। इनका लक्ष्य मुस्लिम वोट को अत्यधिक अपने तरफ खींचना है, उसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। वो वोट आपस में बटेगा और केवल इस चुनाव से विपक्ष को यही हासिल होगा कि विपक्ष में किस खेमे को कितना ज़्यादा मुस्लिम वोट मिला है।
मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखना चाहिए था और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास की यदि ये बात करते और उस माइंडसेट से आगे जाते और जनता से कहते कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम इससे भी 4 कदम आगे जाकर दिखाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच होता। मुझे लगता है विपक्ष की ये बहुत गलती है कि अपने आप को केवल अल्पसंख्यक वोटों तक सीमित करना और उसके लिए आपस में गला काट प्रतियोगिता करना। ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी ने विकास की बात की और विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी का बहुत बहुत स्वागत, कांग्रेस के प्रवक्ता। तारिक खान साहब, बहुत प्रैक्टिकल होके हम लोग, क्योंकि राजनीति से ज्यादा प्रैक्टिकल चीज तो कोई भी नहीं, इतनी निष्ठुर और इतनी व्यवहारिक चीज दूसरी दुनिया में कोई नहीं जितनी सियासत, और वो भी चुनावी सियासत। गुड्डू जमाली फार्मूला एग्जिस्ट करता है, उसने अपना सबूत दे दिया, लिखित पढ़त में सबूत आ गया, उससे तो गए। दूसरी तरफ ये अपने ओसामा नदवी साहब, इनकी पार्टी, वो गुड्डू जमाली टाइप की मजबूत नहीं है, लेकिन जहां जहां कुछ कर सकते वहां के लिए तो वो कमर कस के आए हैं। अभी 2022 का पिछला चुनाव, उसमें मुस्लिम वोटों का सर्वाधिक घनत्व इतिहास में इतना एक साथ कभी किसी पार्टी को नहीं मिला जितना समाजवादी पार्टी को मिला, लगभग 82%, ठीक, विधानसभा में। अब अलायंस हो गया। आप कैसे देख रहे हैं ये जो बीएसपी और ओवैसी की पार्टी की भूमिका? तारिक खान। गुड्डू जमाली फॉर्मूला जी अच्छा, गुड्डू जमाली 20 5 7 10 साल में गुड्डू जमाली जैसा चुनाव एक हो जाना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, समझने वाले समझ गए क्यों होना चाहिए। सबक मिल जाता है, बढ़िया सबक मिल गया गुड्डू जमाली से, बढ़िया। अभी बोल रहे थे शायद राजनीतिक विश्लेषक साहब की सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमान वोटों के प्रति हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है, कांग्रेस ने 51 में पहला चुनाव हुआ, 5-6 बार सरकार बनाई सिर्फ मुसलमानों के वोट से, और किसी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला, 26% वोट मिला, फिर 36% वोट सिर्फ मुसलमानों का, मगर मुसलमान तो 13-14%। बाकी लोग कौन है? अच्छा, बाकी लोग क्या है? बाकी वोट नेपाल से आ रहा है। बाकी बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहां के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। हिंदुस्तान के आम नागरिक समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे रहे। ठीक है, मान लेते हैं तो है भाई, हर तर्क को जी, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी रुक जाओ, अभी केवल तारिक खान की आवाज। जी तारिक खान। अरे चुपिए भाई, बीच में ना बोलिए जी, मौका पाइएगा तब बोलेंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सभी वर्गों का वोट पार्टियों को मिलता रहा है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बीजेपी भी मुसलमानों का वोट ले रही है। इसलिए ये जो लाइन खड़ी करने की कोशिश की जाती है बार बार, इससे कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा नहीं। और अगर समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ मुसलमानों का वोट होता या कांग्रेस के पास होता तो सरकार नहीं बना पाती। ठीक है, ठीक है तारिक भाई, ठीक, आपने बिल्कुल ठीक से कही। मैं विकास जी के पास चलूं, लेकिन एक मैं अपना व्यवहारिक अपना ऑब्जर्वेशन रख देता हूं, बाकी पार्टियां जाने। तारिक खान ने कहा, उनकी बात सिद्धांत रूप में सही है, लेकिन चुनाव बहुत विचित्र गणित है, ठीक है ना। वो गूगल में नहीं मिलता, वो किताब में नहीं मिलता, वो तो जमीन पर ही फलित होता है, और हर बार नए किस्म का गणित। 17 का चुनाव हुआ विधानसभा का, तारिक भाई सुन लीजिए, आपके काम आएगा। रिजल्ट के बाद हम समाजवादी पार्टी के मित्रों के साथ बैठे, मित्र बड़े लोग, मतलब जो पार्टी चला रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश का डाटा सामने रखा। लगभग 100 सीटें ऐसी थीं जहां सपा के उम्मीदवार को बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार ने हरा दी, के उपस्थिति के कारण हारना पड़ा। ठीक,
51 में कांग्रेस का चुनाव लड़ना शुरू किया, सारी जातियों ने वोट दिया, सारे धर्मों ने वोट दिया, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सारी बात ठीक है तारिक बाबू, ठीक। भारत एक गुलदस्ता है, सारे फूल एक से है, दिस दैट्स ऑल इज गुड। लेकिन ये सच्चाई है जमीन की। क्या एक एक सीट कागज पर ऐसे मार्क करके हम लोगों ने देखी थी, क्या पुंडा हो गया। आजमगढ़ में कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं चला। 2.5 लाख वोट गुड्डू जमाली नहीं पाए होते, धर्मेंद्र यादव जीत के चले आए होते। इसलिए इतना सरलीकरण ठीक नहीं। ये अगर मैंने विषय रखा है तो इसके पीछे कोई तर्क होगा। खैर, विकास श्रीवास्तव जी, मैं शुरुआत में कह रहा था विषय ज्यादा गंभीर ना हो जाए, इसलिए एक रोचक प्रसंग ले आऊं। तारिक भाई से भी पूछता लेकिन भूल गया। सियासत बड़ी विचित्र चीज है दोस्त। कब किसको दोस्त बनाना पड़े, कब किसको दुश्मन, पता ही नहीं लगता। कब किसको माला डालनी, कब किसके कंटाप मारना, यही समझ नहीं आता। माला के समय कंटाप मार दो, कंटाप के समय माला डाल दो तो उल्टा हो जाए। अखिलेश यादव से तू मैं करके अभी स्वामी मौर्य निकले हैं, 72 घंटे नहीं हुए। अब वो सोचे कोई कांग्रेस के साथ निकल लेंगे, हम भी अपना बस में चढ़ जाएंगे, देखेंगे आगे कहां तक जाते हैं। बड़ी पार्टी है। तब तक कांग्रेस ने अखिलेश भैया से झप्पी पाली, क्या बोले भैया जिंदाबाद। अब मौर्य, लेकिन मौर्य भी मौर्य। आज उन्होंने मंच से एक रोचक प्रस्तुति दे दी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तारिक खान, उस पार्टी का नाम पता है उनको? उस पार्टी का नाम रखा RSSP। पी हटा दो तो RSS है, क्या? अब लाए ढूंढ के मौर्य जी। तो उनने पूछा तो उनने कहा, मौर्य जी ने, विकास भाई यही प्रश्न है, उन्होंने कहा हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है। बोले कांग्रेस से बात कर ली? बोले नहीं करेंगे, उन्हीं से सीट एडजस्टमेंट करेंगे हम। अब ऐसा तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो गल्लूगारा हो जाएगा। अभी वो अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना के आए हैं, क्या? कैसे बड़ा विचित्रताएं पैदा हो रही है विकास जी। नहीं, पल्लवी पटेल तो चलो उधर वापस चली गई, वो आपको आई थी, माला दी, लेकिन वो समझ गई कि गलत नंबर डायल हो गया तो वो वापस आ गई। वो कह रही अखिलेश भैया हमारे बड़े भैया है, कोई दिक्कत नहीं, डिंपल भाभी है, परिवार का मामला है। लेकिन मौर्य जी तो काफी आगे निकल गए। अब क्या स्थिति बनेगी विकास जी? देखिए अमिताभ जी, मौजूदा 10 वर्षों में, एक दशक से जो राजनीति का रूप देखने को मिला है और जिन लोगों से इस देश के लोगों की लड़ाई है, मैं बोल रहा हूं देश के लोगों की लड़ाई, और इस देश के लोगों ने ही राजनीतिक दलों को अस्तित्व में लाया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। किसी भी नेता को बहुत ही बड़बोले नहीं होना चाहिए, और यही बात मैं मीडिया से भी चाहूंगा, क्योंकि हम आप नहीं तय करेंगे, इस देश की जनता तय करेगी, और इस देश की जनता ने तय कर रखा है। और जिस एजेंडे पर ये देश को ले जाया जा रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ ये बात जा रही है। अगर अभी जो आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जिन सम्मानित नेताओं का नाम ले रहे थे, उसकी शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकारें हैं। चाहे आप बिहार का एपिसोड ले लीजिए, मैं किसी विषय को बड़ा लंबा नहीं करना चाहता। ठीक, आज देश की जनता चुनाव लड़ना चाहती है, और देश की जनता का आदेश है कि समान विचारधारा के लोग जो इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचा सकते हैं, क्योंकि अगला हमला, अभी तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, और दूसरा हमला अगर कहीं होने जा रहा है तो इस देश के अति पिछड़ों और दलितों के खिलाफ होने जा रहा है। हम चुनाव हारे या जीते, परिणाम कुछ भी हो, पर इस देश के दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, उसके लिए हमको आपसी मतभेद बुलाकर कोई दो विचारधारा की लड़ाई में हम लोग एक हैं। बिल्कुल, दो नेताओं में विवाद हो, पर विचार ठीक है। विकास जी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही आपने, सब एक है और एक साथ चलेंगे, ठीक बात है। मैं मुफ्ती साहब के पास चलूं और फिर एहसन सिंह साहब, उससे पहले एक बात कह दूं हमेशा के लिए। विकास बाबू ने बड़ी सैद्धांतिक बात कही, उसका स्वागत करते हुए। वो आज कह रहे होंगे, कल कह रहे होंगे, 10 साल, मैं तो 10 साल नहीं, मैं तो 35 साल से एक ही बात कह रहा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिसको मैंडेट देती है,
मेरे लिए वही ईश्वर का आदेश है, क्योंकि मैं मानता हूं जनता ही जनार्दन है। उसका आदेश लोगों के लिए मैंडेट होता है, चुनाव परिणाम होता है। अमिताभ अग्निहोत्री के लिए वो परमात्मा का आदेश होता है। ठीक, इसलिए बाकी सब बातें बेकार मेरे लिए, सब बातें बेकार। उनमें मैं कभी दिमाग नहीं खपाता कि बड़ी बड़ी थीसिस किसने क्या रची ना। जनता ने जिताया, मैं मान लिया ये भारत के नारायण का फैसला है, भारत के लिए। उत्तर प्रदेश में जिसको जिताया उत्तर प्रदेश के लिए। मुलायम सिंह जीते तब भी मैंने ये कहा, नारायण दत्त जीतते थे तब भी यही कहा, योगी जीते तब भी यही कहा। मेरी साथ बस मुश्किल ये है कि मैं ये भेदभाव नहीं कर सकता कि मैं जिसको चाहूं वो जीते तो फैसला नारायण का, और मेरी जिससे ऐसी हो कुट्टी हो वो जीत जाए तो कह दे दलितों पर अत्याचार, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। मैं ये सब नहीं करता। मेरे लिए फैसला हर वक्त सिरमाते यूं। मेरे में विकास श्रीवास्तव में यही अंतर है। क्या अखिलेश यादव जीते मैं उतना ही स्वागत करूंगा जितना योगी आदित्यनाथ का। मैं ये तारिक खान के लिए समस्या हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ जीत के तो क्या बोले, मेरे लिए थोड़ी ना भाई, मेरे लिए तो जनता भगवान है। आप लोग अपनी अपनी चिंता करो यार ना। जनता के जनादेश में दलित भी है, पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, पसमानदा भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब है। ठीक, इसलिए उसके बाद हम किसी की थ्योरी नहीं मानते, सब बातें फर्जी। जनादेश आ जाए, समझ सिर झुका के इसको स्वीकार करिए। ठीक है, अभी नहीं, दोबारा में अभी नहीं आएंगे। आप मेरी बहस का तरीका जानते हो यार। अब दोबारा में आपको अवसर मिलेगा तब उसको बात को कहिएगा। मुफ्ती ओसामा नदवी, मैं अभी ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो भी शेरवानी बिल्कुल नई सिलवा के आ गए मैदान में, कह रहे हैं कि ना ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब वो तर्क ये दे रहे हैं कि भाई जब सारे मुसलमान एक बार वोट देख लिए, जोर लगा के हई शाह है, और जोर नहीं लगा तो बोले फिर तो हमको ही हैदराबाद से आना पड़ेगा भाईजान। ओसामा नदवी साहब, क्या है मसला उत्तर प्रदेश का? सर, उत्तर प्रदेश का मसला ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जी इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का वोट तो लिया है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी और साझेदारी इन लोगों ने कभी नहीं दी है। 2014 से हम शुरुआत करते हैं कि 2014 में इन लोगों ने मुसलमानों को बहलाया, फुसलाया, डराया और कहा कि हम नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, आप हमें वोट दे दीजिए। मुसलमान लग गए, अंधे होकर लग गए, पीछे लग गए, और जिस तरह से लगे उसके साथ लगे, और इतने शानदार तरीके से लगे कि अपना सब कुछ नुकसान कर लिया। और ये लोग नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में रोकने से नाकाम साबित हुए। उसके बाद सर दूसरा चुनाव हुआ विधानसभा का 2017 का। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी बनी, दो लड़कों ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल जी और अखिलेश जी। इन दोनों लड़कों ने ऐसी मट्टी पलीत कराई इन दोनों लड़कों ने मिलके कि एक के हाथ से सत्ता गई और दूसरे के हाथ से पार्टी गई। वहां पर मुसलमानों ने खूब जोरदार तरीके से इनको 2017 में वोट किया। 2017 के बाद ये नाकाम हुए, 2019 में फिर वोट मांगने आ गए, और अब के लड़के को छोड़े बुआ को पकड़ लाए, बुआ के साथ मिलकर चुनाव लड़े। फिर कहा कि हम रोकेंगे, और कहा कि इस बार तो मोदी जी को सत्ता में आने ही नहीं देंगे। मुसलमानों ने इन पे जी हुआ क्या? हुआ यही कि फिर से ये लोग नरेंद्र मोदी को रोकने में नाकाम साबित हुए। नहीं, नाकाम साबित नहीं हुए। 200 उनकी सीटें और बढ़ गई, 303 हो गई, नाकाम नहीं हुए। हाँ, वो विटामिन का डबल डोज ले लिए। अरे रोक नहीं पाए। हाँ। 2022 के अंदर क्या हुआ? 2022 के अंदर इन लोगों ने कहा कि बस सैफई में सरकार बनने वाली है, इटावा में सरकार बनने वाली है, कासगंज में सरकार बनने वाली है, लखनऊ में सफाई होने लगी है, और बस अब अखिलेश यादव शपथ लेने वाले हैं, भाभी जी भी शपथ लेंगी, सब मिलके। इन लोगों की नाकामी ये साबित हुई कि योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ये लोग रोकने में नाकाम हो गए। अरे भाई, तुम किसको रोकना चाहते हो? तुमसे तुम्हारी भौजाई नहीं रुक पाती, तुमसे तुम्हारे चच्चा नहीं रुक पाते, तुम मुसलमानों के वोट पे ठेकेदारी करना चाहते हो?
अब मैं जहां अमिताभ जी, मैं आपसे बहुत सच बता दे रहा हूं कि इनके सारे जितने गठबंधन हैं, इनके जितने सहयोगी हैं, सब इनको छोड़ के जा रहे हैं। चवन्नी छाप नेता सब इनके पास से भाग रहे हैं, जो अपने आप को, जब कभी उनके ऊपर लाठी पड़ती थी, सबसे पहले उनको बचाने के लिए कोई मुसलमान नेता ही अपनी पीठ आगे करता था, वो लोग इनको छोड़ के चले गए। तो अब मुसलमानों ने एक मन बना लिया है। मैं लेके सहारनपुर से गोरखपुर तक जाता हूं। जो आदमी बोलता है वो कहता है हमारी तरफ के लिए मन बना लिया जनता ने। जनता के कितने मन है? नहीं। कांग्रेस विकास जी करे, जनता ने मन बना लिया। तारिक खान करे, जनता ने, आप करे, जनता ने, और एहसन सिंह भी करे, समाजवादी और कांग्रेस को क्यों वोट करें? आप सुनिए अमिताभ जी, आप सुनिए, इन लोगों ने पीडीए निकाला है। पीडीए में भी ए जो है वो सबसे आखिर में आ रहा है। आप देखिए, पीडीए में भी ए सबसे आखिर में लगा है। आप भी गजब करे हो, क्या ए आगे कर दे उससे कोई फर्क पड़ेगा? और लगाइए, ए आगे लगाइए। आपने एमएलसी के लिए कैंडिडेट घोषित किए। अरे चलो, मैं सुझाव दूंगा, एपीडी कर दो, उससे देखें क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, मुफ्ती साहब रुक जाओ। अरे रुको भाई, मुफ्ती साहब रुको। बड़ी मुश्किल है। जनता को तो हर आदमी टेकन फॉर ग्रांटेड लेके जेब में लिए घूम रहा है क्या, और जनता के गले में अपनी कॉलर ट्यून सेट करने के चक्कर में है। जनता गला ना हो गया, मोबाइल हो गया। गजब कर रहे हो। सर, मैं तो अपने अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ आप। हम इनको, तारिक खान को सुझाव देंगे, अखिलेश जी को भी कहेंगे कि भाई चलो इन्हीं की मान लो, एपीडी कर दो। देखे उससे कौन सा छप्पर फट जाएगा, और फिर वोट नहीं मिला तो आपकी गर्दन पकड़ेंगे ये। ठीक है, रुक जाओ। एहसन सिंह साहब, भाई देखो, हिपोक्रेसी की बात नहीं करेंगे हम, तो बहुत प्रैक्टिकल बात करने आए। संविधान, लोकतंत्र खतरे में, मजबूत, इस सब बहस में नहीं पड़ता ना। जनता हमसे बेहतर जानती है, इस सब बहस में पड़ता नहीं। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। आपकी तैयारी, आपकी मोर्चाबंदी अपनी जगह, शासन कैसा चला उसका रिपोर्ट कार्ड अपनी जगह, लेकिन गुड्डू जमाली और फार्मूला भी सब पर भारी है गुरु। नहीं, आप स्वीकारो न स्वीकारो, लेकिन मैं तब भी अंत तक बोलूंगा, आपकी सफलता में जो जितने कारक होंगे, कंपोनेंट्स, उनमें एक भूमिका बीएसपी और ओबीसी की भी होगी। एहसन सिंह साहब, बाकी सब बातें अच्छी हैं, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सब अच्छा है, लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय, न्यायपालिका, ऑलवेज गुड। लेकिन प्रैक्टिकलिटी कहती है कि आपकी सफलता के जितने कारण होंगे, उसमें एक एक डब्बा लड्डू की हकदार बसपा और ओबीसी भी होंगे। देखिए अमिताभ जी, इस समय दो लड़के आपस में मिल रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा, दोनों भगवान राम के द्रोही, दोनों सनातन द्रोही, दोनों लोकतंत्र के द्रोही। एक ने राम भक्तों पर गोली चलाया, एक राम पर सवाल उठाए। दोनों कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कोसते और गाली देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो इंतजार कर रही थी कि कैसे दोनों एक साथ आए, ताकि आपकी भाषा में न्योता वापस करने में कम समय लगे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और इन लोगों की रणनीति में कितना अंतर है कि 2014, 17, 19, 22 और छोटे बड़े अगर देखे जाएं तो 14 और चुनाव हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती है और इन लोगों की हार होती है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी ने जो आप कह रहे थे उस प्रयास की राजनीति की कि हम बहुत सारे लोग जो हमारे नहीं थे उनको हम अपना बनाने का कार्य किए। पहले कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी फला जाति की पार्टी है, फला धर्म की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका कार्य किया। चौथी, अभी हमारे एआईएम के जो मित्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अगर मुस्लिम भाइयों का भला अगर कांग्रेस पार्टी की होती या समाजवादी पार्टी की होती तो आज उनको रोना नहीं रोना होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं चली वो क्षेत्र, भण, मत, मजहब, वर्ग देखकर नहीं हुई। इस नाते मुस्लिम समुदाय के सभी लोग, केवल एक समुदाय से भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो रही। हम इस सत्यता को स्वीकारते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत तभी हो रही है जब सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। रामपुर में भी वोट दे रहे हैं, आजमगढ़ में भी वोट दे रहे हैं, रायबरेली, बरेली, सहारनपुर, जहां भी वोट दे रहे हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में, विधानसभा में और क्षेत्रीय चुनाव में जीत होती है। चौथी बड़ी बात आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी
जो राजनीति करती है और पार्टियों की राजनीति में अंतर आप यहाँ देख लीजिए। इन लोगों से बार बार पूछा जा रहा है, दोनों हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। शायद भीमराव अंबेडकर साहब ये नहीं लिख पाए कि कांग्रेस जब रहेगी तभी लोकतंत्र रहेगा। बेशक वो देश की चुनी हुई सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगा दे, बेशक 1.5 लाख लोगों को मीसा में बंद कर दे, इमरजेंसी लगा दे, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दे, हिंदुओं को आतंकवादी कह दे। ऐसा अगर वो लिखवा लिए होते तो मान लिया जाता कि इंदिरा मतलब भारत और भारत मतलब इंदिरा, कांग्रेस मतलब लोकतंत्र और लोकतंत्र मतलब कांग्रेस। ऐसा नहीं, ऐसा ही भाई की 10 सेकंड और बहुत लोग गाली दिए तो का जवाब देना पड़ेगा। तारिक जी को समझना होगा कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं अगर इनको विश्वास करते, इनके प्रयास को मानते तो 2022 में इनको मत कर देते। रामपुर में क्या मुस्लिम नहीं थे? ये बांग्लादेश की बात कर रहे थे, श्रीलंका की बात कर रहे थे, नेपाल की बात कर रहे थे। वहां भी जो जिन लोगों ने मत किया वो बांग्लादेश के नहीं थे। रामपुर में, आजमगढ़ में बांग्लादेश के नहीं थे, सहारनपुर में, देवबंद में बांग्लादेश के नहीं थे, मेरठ में। वो सभी लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं क्योंकि मोदी जी जो आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य मांगों को पूरा करते हैं, जो उजाला देते हैं, जो उज्ज्वला देते हैं, जो किसान सम्मान ठीक है, ये सारी बातें अच्छी। मैं बाकी आपने प्रैक्टिकल बोला लेकिन अंत में थ्योरी, ठीक है, प्रवक्ताओं के लिए थ्योरी पर रहना जरूरी भी है। प्रैक्टिकल में कई बार सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है। लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पर, पंचों की बात सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा, फिर भी मैं अपनी बात पर कायम। सुन लो भैया तारिक खान, बीजेपी के जय घोष में बीएसपी और ओबीसी की भी अपनी भूमिका है। एक एक मोतीचूर का डब्बा 1-1 किलो का पाने के हकदार वो भी है, ठीक, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और ये बात जो बार बार कही जाती है ये मुझे वितृष्णा पैदा करती है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र। अरे किसी की माई के लाल की हैसियत है कि लोकतंत्र को बांध के रख लेगा? और किसकी हैसियत है जो बचाने निकलेगा? भारत के रक्त में लोकतंत्र है भाई। आज जो लोग पैदा हो गए वो लोकतंत्र बचाने जाएंगे? वैशाली में गणराज्य की व्यवस्था थी 4500 वर्ष पहले, जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे हैं भैया? बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब किए हो सब लोग मिलके। लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा। इंदिरा गांधी ने एक बार कोशिश करके देख ली, उनसे ताकतवर नेता भी पैदा नहीं हुआ, मुंह की खाई ना, परिवार सहित हार गई, चेले चापट हार गए, सत्ता से बहिष्कृत हो गई। उसके बाद हमने संविधान में संशोधन कर दिया। अब कोई भाई का लाल लोकतंत्र को चाह के भी छेड़ नहीं सकता। गजब करते हो, जिसे देखो कुल्ला तो तू नहीं किया, सो के उठा, बोले भैया क्या है? बोले लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। अरे गजब कर रहे हो यार, कौन भाई का लाल लोकतंत्र को पकड़ लेगा? ये सब बातें नहीं, जनता सब समझता, हमसे आपसे ज्यादा सक्षम और हमारी निर्माता निर्देशक सब वही है, ये जान लीजिए। हम क्या कह रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानती। खैर अरविंद सिंह जी, मैं फिर वहीं आऊंगा। क्या बीजेपी के विजय में इन दोनों का साइड रोल है जो फिल्म बनती है उसमें, या नहीं है? प्रैक्टिकल होके बताइएगा, बाकी लिखा पढ़ी में यकीन नहीं मेरा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष सारी की सारी लड़ाई अल्पसंख्यक वोट को अपने खाने में लेने के लिए लड़ रहा है और उसमें बंटवारा भी है, बाकी जगह पे उसका ध्यान नहीं है। अखिलेश जी की भी चाहत है कि अल्पसंख्यक वोट पूरा का पूरा उनको मिले। हमारे AIMIM के नेता बैठे हैं, ये भी समझा रहे हैं कि इन दलों ने आपके लिए पिछले 50, 60, 70 वर्षों में कुछ नहीं किया है, हम ही रियल हितैषी हैं मुसलमानों के, वोट हमको दो। बसपा भी कहती है कि आप समाजवादी पार्टी से सतर्क रहो, हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। अब कांग्रेस राम जन्मभूमि पर विरोध करके और वहाँ नहीं जाके एक तरह से इनडायरेक्टली मैसेज कर रही है कि मुसलमानों के वास्तविक हितैषी हम ही रहे हैं और आगे भी हमारे होने की संभावना है। तो सबका और सबका फोकस जब एक जगह रहेगा और उसमें गला काट प्रतियोगिता रहेगी, तो आप बताइए जीतने की संभावना कितनी रहेगी? और बंटवारा तो आपके सामने दिख रहा है। दूसरी एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, लगातार हार के बाद हौसले पस्त हो जाते हैं और हौसले तब और पस्त होते हैं जब आपके पास कोई संगठन न हो,
कोई दूरगामी लक्ष्य न हो और केवल सत्ता पाने की आप लड़ाई लड़ रहे हो। जैसे भारतीय जनसंघ 1951 में बना और 4 दशकों बाद 1990 के बाद वो सत्ता में आया फुल फ्लैश, लेकिन उसके कार्यकर्ता गांव-गांव काम करते थे और कोई बेचैनी नहीं थी कि हम कल सत्ता में आ जाना चाहिए। वो जनता के बीच में रहते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, लगता है सत्ता बपौती है और सत्ता में रहने का उन्हीं का हक है। अरे विपक्ष में विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है। आप जनता में जाइए, गाँव में जाइए, देहात में जाइए और जो काम आपको जनता में दिया है उसको ईमानदारी से करिए, जनता का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। लेकिन ये मानना कि सत्ता के लिए ही आप पैदा हुए हैं, ये सफलता के राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। ठीक है एहसन सिंह साहब। तारिक खान साहब, मैं फिर वही लौटता हूं ठेठ बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकलिटी पर। जो पार्टी जीतने के लिए लड़े, क्या बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं बाबू, जो पार्टी जीतने के लिए लड़े क्या वो कम खतरनाक होती है, क्या वो कम खतरनाक होती है। जो हारने के लिए लड़े उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको ले डूबेंगे। क्या बताओ भैया, गलत कह रहा हूं? जो जीतने के लिए लड़ता है उसे 10 चीजें ख्याल रखनी पड़ती हैं। क्या हमें तो यह देखना है कि भाई तारिक खान, अखिलेश यादव ने खड़ा किया तारिक खान है, हमने अरशद रशीदी खड़ा कर दिया, क्या बात खत्म हो गई। बोलो जाओ बेटा मौज लो, है 10,000 15,000 20,000 25,000 जो काट लोगे उसी में बम बम है। खाना खर्चा तुम्हारा अपना ही है, मेरे रसीद पर क्या फर्क है। बड़ी इससे प्रैक्टिकल बात कोई नहीं कर, मैं लोकतंत्र बचाओ, धर्मनिरपेक्षता, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब बातों में नहीं पड़ता। क्या मनरेगा में क्या हुआ और कहां खड़ंजा डाला और कहां हैंडपंप लगाया, ये सब नहीं। मैंने तो इतना प्रैक्टिकल दे दिया। नाम है ओसामा नदवी है, हमने अशरफ नदवी लड़ा दिया बगल में, लो भाई आओ करो बात, बचाओ लोकतंत्र। तारिक खान बिठा तो दिया, हमें फिर कोई लड़ना नहीं, हमें कुछ करने नहीं, हमें तो टिकट दे देनी है कि जा बेटा, क्या शू कर देना है और उसके बाद मौज लेनी है। क्या काशीराम कहा करते थे मुझसे, रुक जा भाई, ये सब चीजें आप लोगों को काम आएंगी यार। फर्जी भाषणों से थोड़े ना नेता बड़ा बनता है, देश की समझ भी होनी चाहिए उसके पास। काशीराम जी मुझसे कहा करते थे कि अग्निहोत्री जी, बसपा के पास जिताने की ताकत कब आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन हराने की ताकत बहुत है। क्या और बोले मेरे पास लोग हरवाने आते हैं किसी को, क्या उनसे ज्यादा स्पष्टवादी आदमी मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। क्या किसके लिए उन्होंने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, विकास जी नाराज होंगे। क्या वो प्रसंग मुझे याद है, इनकी पार्टी के लोग आए थे मध्य प्रदेश की डील करने, मैं वहां था काशीराम के यहां। क्या काशीराम ने क्या कहा, अलग से फोन करिएगा तारिक खान बता दूंगा, इसीलिए मैं उनका प्रशंसक था। 1 मिनट में सीधा रेट बताया, दंत फंद कुछ नहीं। क्या बोले 50 उम्मीदवार लड़वाने, ये है, जाओ बात करके आओ, बता देना। मुझे भी जाना है तो जहाज का इंतजाम करो और उसकी फीस ये। क्या भैया तारिक खान, मैंने साफ साफ बता दिया आपके मोहब्बत में कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब बताओ। मैं कह रहा था, मैं दुआ करता हूं कि कोई ऐसा भी आए जो कुछ इनका नुकसान कर दे तो हमें फायदा नहीं। ये गलती आपकी है। मैंने एक बार अखिलेश जी से कहा था, बहुत वर्ष हो गए, उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में इतने संगठन लगते हैं। मैंने जब आप सरकार में थे तो आप 4 संगठन खड़े क्यों नहीं कर पाए? आपको डॉक्टर ने मना किया था। कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? जो सेवा दल था वो भी बंद हो गया। क्या अब रोने से क्या होता है, जो चिड़िया खेत चुन गई। तारिक खान, एक बात मैं कहूं, मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा आए और आएगा, वक्त आएगा। देखिए राजनीति में दौर होता है। अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो वक्त था और उन्होंने संघर्ष किया और इंतजार किया। ऐसे पार्टियों को संयम रखना चाहिए, मुझे लगता है। मैं तो रखता हूं। ना ही मैंने आज तक कहा कि जनता ने मन बना लिया है। मैं कभी नहीं कहता ये बात कि जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि मन तभी होगा जब ईवीएम पे वो नजर आ जाए रिजल्ट। बड़ी सुंदर बात। बीजेपी का
को रामपुर और सब जगह मुसलमानों ने बहुत वोट दे दिया और इतना इन्होंने पसमानदा मुसलमान के लिए काम कर दिया कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। तो जो भजन कंप्यूटर वाला हाथ था उसमें 6 साल से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक 21,000 हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। 6 साल से उन लोगों को तनख्वाह नहीं। इतना मोहब्बत हो गई पसमानदा मुसलमान और मुसलमानों से। और वो जो मदरसा आधुनिक टीचर है उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है अमिताभ भाई, उसमें हिंदू भी है 21,000। भाई तनख्वाह दे देते उनको। तो कंप्यूटर वाले हाथ को क्या हो गया? कंप्यूटर वाला हाथ खाली मुंह से बोलने के लिए कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान का बंदोबस्त करेंगे। वो टीचर गरीब मरने के कगार पे हैं। 6 साल हो गया। मैं जानता हूं उनमें से कई टीचरों को उनको 4 आना नहीं दिया, जिसमें केंद्रांश है और सेंट्रल का पैसा है। विधानसभा में हमारी एमएलए सैयदा खातून ने 10 दिन पहले ये सवाल इनसे पूछा कि भैया कब दोगे तनख्वाह, बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि देखेंगे। अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि देखेंगे। ये मोहब्बत है, ये प्रेम है, ये प्यार है मुसलमानों के प्रति। ठीक है तारिक खान, ये होना चाहिए। और मैं ये मदरसा टीचरों के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी कई बार प्रयास किया। और एक बार प्रयास किया जब नंदी के पास ये विभाग था, तो जिस दिन प्रयास किया था ईश्वर की कृपा थी, उस दिन उसके नेक्स्ट डे उत्तर प्रदेश का अंश उनको मिल गया था। क्या आज फिर तारिक खान ने मुझे याद दिलाया है। मैं इस विषय को फिर वो बड़ा कारुणिक विषय है और मेरी आंख नम होती है उस चीज़ से। वो मसला हिंदू मुसलमान का नहीं, मसला इंसान का है। मैं देखूंगा कि इसको कैसे कह सकता हूं और कहां कैसे बात हो सकती है, क्योंकि वो पार्टी का मसला नहीं है, राजनीति का मसला नहीं भाई। बहुत बड़ा काम होगा, गरीब लोग हैं सब लोग। जी बिल्कुल। विकास बाबू फिर वहीं आते हैं। भाई आप जानते हो जो सियासी लोग होते हैं उनके लिए चुनाव कुंभ का मेला है। वो प्रयाग ना जाएंगे जरूर, नहाएंगे जरूर संगम, चाहे प्राण चला जाए। घर में बिके, मकान बिके, खेत बिके, डैम किया। क्या है? वो कहते भाई ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या हम कहते काहे लड़े? 19 में जब वो तारिक खान की पार्टी और बहन जी का अलायंस था तो 35-35 गवा के भी लोग खुश थे। 35-35 गवा के, 35 क्या ही नहीं बोलूंगा। क्या बोले भैया लड़ना तो था ही, गया ससुर। क्या तो जो स्थिति जमीन पर मुझे दिख रही है, जैसा मैंने तारिक भाई से कहा कि ओसामा नदवी, तो मैंने तारिक खान को कहा कि पर्चा भर दो है। और तब तो और भी आसानी, जब तारिक खान पर्चा हमारे नाम से भरेंगे और इनके खाने खर्चे की जिम्मेदारी ऐसन सिंह उठा लेंगे, तब तो और ही मजा नहीं। कहां लड़ोगे, कैसे लड़ोगे, वो तो समझाओ विकास भाई। रणनीति इसकी बनानी है। मैनिफेस्टो कमेटी तो सलमान खुर्शीद चिदम्बरम बनाई देगी मैनिफेस्टो, उससे तो गुरसाईगंज में एटा इटावा में कुछ होता नहीं। इसका क्या है मैनिफेस्टो, उसको समझाओ विकास जी। देखिए, अगर नैतिकता की बात करूंगा तो आपका आदेश है कि नैतिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता। नहीं, ये मैंने आपका स्पष्ट मत है। नहीं, ये आपका स्पष्ट मत है। नहीं, फिर आपकी आवाज अभी नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये आपका मत होगा। मैंने कहा ना नैतिकता से चुनाव नहीं रोका जा सकता, मैंने नहीं कहा। लेकिन चुनाव तो कृष्ण नीति से ही होता है। ठीक, अब तथ्यों पे आ जाइए। आपने राम जन्मभूमि मंदिर का बहुत जबरदस्त प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मुझे थोड़ा समय चाहिए सर, बीच में सुन के पूरा बोलिएगा। राम मंदिर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कनेक्ट एजेंडा नहीं। इससे ये प्रूफ होता है, आधा अधूरा 40% बना मंदिर, गर्भगृह से काफी दूर बनाया मंदिर। संसद में हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने इस बात को स्पष्ट रखा, सरकार के अंदर साहस होता अब तक सारी बात का जवाब दे दिया होता। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि रामलला हम आए थे तो मंदिर कहां बना कर गए। और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है भगवान श्री राम।
पर भगवान श्री राम की आस्था के नाम पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्वयं के स्टेटमेंट है कि हम 5 वर्ष तक और राशन देंगे। और कितने लोगों को देते हैं? भारतवर्ष की आबादी का 140 करोड़ आबादी में से अति पिछड़े, दलित और लोग 80% लोगों को राशन देते हैं प्रधानमंत्री। विज्ञापन देते हैं, उसका अरबों खरबों रुपया का विज्ञापन दे रहे हैं, अपने झोले पर फोटो लगा रहे हैं। 80 करोड़ लोग इनके राशन पर डिपेंड हो गए हैं। आज उनका स्वाभिमान कुठाराघात किया जा रहा है। उसमें पहले ये तय हो वो 80% में कितने दलित हिंदू हैं, कितने पिछड़े हिंदू हैं। आप केवल अल्पसंख्यक या मुसलमान के नाम पर पूरे देश को डिबेट में नहीं उलझा सकते हैं। सच्चाई और सुन लीजिए, अभी तो ऐसा सिंह हम आएंगे आपके पास, आएंगे मुफ्ती साहब रुकाएंगे। एक लाइन और लूंगा जी प्लीज जी। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कोरोना लहर, गंगा में बहती लाशें, तमाम चीजें देखी गई। कहीं एम्स वेम्स नहीं दिखा, बचे कुछ नहीं। एक चीज स्पष्ट हुई, मैं फैजाबाद की बात कर रहा हूं, जहां अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाकर इन्होंने उद्घाटन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हमारे आराध्य हैं, बहुत सुंदर बात है। हम सब गए थे दर्शन करने, मैं तो स्पेशली गया था। 2 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी जीती हुई। ठीक। अंबेडकर नगर है, 3 सीटें जीती हुई। बगल का बाराबंकी है, 3 सीटें जीती हुई। लखनऊ राजधानी, यहाँ 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। ठीक। रहा सवाल मुद्दों की राजनीति का। ठीक है विकास, आगे बात, अब आगे बात, अब आगे रुक जाओ। आपको काफी समय, 3 मिनट आपको निर्वाद दिया। नहीं, इससे ज्यादा समय नहीं आ सकता महाराज। इस पर आप बात करिए भाजपा के लोगों से। नहीं, आगे बात, आपकी बात सब आगे। अरे रुक जाओ भाई, तारिक खान को खुश होना चाहिए। कांग्रेस अपनी सीट तो नहीं गिना सकती, लेकिन सपा अखिलेश यादव की सीटें तो गिनाने लगी। क्या कल तक कैसे जूतों में दाल बट रही थी, अब कम से कम कुछ तो मोहब्बत हुई, इससे मैं खुश हूं। भाईचारा तो बढ़ा, मैं बड़ा कष्ट में था कि इतना तनातनी हो रही दे तेरे की, कान के नीचे बजा रहे थे एक दूसरे के। अब कम से कम ये तो बता रहे कि सपा मजा हम ना सही, मेरे भाई तो मजबूत हैं, बोले हम होमगार्ड हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बड़े भैया तो दरोगा हैं। ठीक बात, अच्छी बात। अब विकास ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आगे बात। विकास जी ने एक बात कही कि 80 करोड़ लोगों को, 80% नहीं, तारीख सुन लो भाई, डिस्टर्ब नहीं करो यार, कि आ रहा हूं मुफ्ती साहब, कि 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, प्रतिशत नहीं, 80 करोड़। उनका आत्मविश्वास खंडित कर दिया गया। जिसका आत्मविश्वास खंडित हो जाएगा वो छोड़ देगा, नहीं लेगा। कोई पुलिस तो साथ जाती नहीं, राशन में कोई पुलिस साथ नहीं जाती कि नहीं लेंगे तो उसको मार डंडा गिरा देंगे। क्या आपकी मर्जी, मत लो, कांग्रेस वाले देशों लो, वो कोई सबके लिए आजादी है, वो कोई समस्या नहीं देश में ना। मंदिर पर जो बात उन्होंने कही, उस पर मैं एक तथ्यात्मक बात बाद में कहूंगा जब अपनी टिप्पणी करूंगा। कांग्रेस के भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है मंदिर को लेकर, क्योंकि मंदिर पार्टी नहीं है ना चुनाव है। क्या कांग्रेस ऐसी बातें बोलती है कि जिसमें ध्वस्त हो जाती है, कुछ मतलब बचता नहीं है, उसके पास अपनी झोली में चवन्नी नहीं बचती। अभी चवन्नी का उल्लेख हुआ था, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा। 415 से 44 पर आ गए, राम पर टिप्पणी करेंगे आप, जिस पर गांधी और अंबेडकर टिप्पणी नहीं कर सके। गजब पार्टी है भाई। और ये रंगबाजी तो तब है जब देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल है। जो ओवैसी नहीं बोल रहे वो कांग्रेस बोल रही है, कह रही मंदिर गर्भगृह पर नहीं बनाया। गजब बात करते हैं। अयोध्या के बारे में 4 बातें जिनको नहीं पता होंगी वो भी सब बता रहे हैं अयोध्या का सच। ऐसा मत करिए, आपसे सपा से अलायंस हो गया, खुश होइए, लड्डू बांटिए, चुनाव लड़िए। अयोध्या के फेर में मत पड़िए। जो अयोध्या के फेर में पड़े उनके पास लंगोट नहीं बची। क्या मत पड़िए उस फेर में, लंगोट भी नहीं बचती है। 2024 का लोकसभा रिजल्ट आने दीजिए। हम आप यहीं रहेंगे मेरे भाई। हमने 19 में भी आपसे यही सुना। अग्निहोत्री जी 19 का रिजल्ट आने दीजिए, फिर हम और आप बात करेंगे। अरे 17 का भी रिजल्ट पूछ रहे
आपने 17 में भी यही कहा, 14 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 19 में भी यही कहा, 24 में हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तब भी आप जीत जाओ, तब भी राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप सरकार में आ जाओ तो भी, सरकार बहुत छोटी चीज है भाई। मान लीजिए कल आपकी पार्टी सरकार में आ जाए तो आप राम मंदिर पर अनर्गल प्रलाप करेंगे? नहीं जी, हम बताएंगे बाबू, धैर्य रखो। खैर, मैं फिर वही चलता हूं, मुफ्ती नदवी साहब। अच्छा, लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में ध्यान नहीं देते क्या? वो कहते हैदराबाद में लोग बकरी खोल ले जाएं, डोंट वरी, डैम केयर, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में मैं इक्वेशन सेट करूंगा, देखूंगा क्या मसला चल रहा है। मुफ्ती साहब सर दोबारा सवाल बता दीजिए, आवाज थोड़ा। मैं कह रहा हूं, लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब हैदराबाद पर ध्यान नहीं देते आजकल, वहां लोग बकरी खोल ले जाएं, खूंटे से कोई समस्या नहीं उनको, लेकिन वो बिहार और उत्तर प्रदेश को पूरा चश्मा लगा के देख रहे हैं कि गुरु यहां क्या खेल है, इसको समझो जी। सर हैदराबाद में कोई बकरी नहीं खोल सकता, वहां हमने शेर बांध रखा है, तो इसलिए वहां कोई बकरी नहीं खोल सकता है। ठीक है, वहां पे हमने शेर बांध रखा है, हमारी वहां कोई बकरी नहीं खोल सकता है। लेकिन यहाँ जो बकरियां खोल खोल के ले गए हैं, यहाँ भी एक शेर बिठाना है ताकि यहाँ पर कोई बकरी ना खोले जी। और आज तक के हमारी बकरियों को भेड़िए लेकर भाग गए हैं, तो इन भेड़ियों से अपनी बकरियां बचानी है सर जी। इन भेड़ियों से अपनी बकरियां बचानी है हमें। जो सियासी भेड़िए हैं, जिन लोगों ने अब तक हम लोगों को ठगा है, तो उन लोगों से अपनी बकरियां बचाने के लिए हम उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहां तक बात इन लड़कों की है, इन लड़कों से 2017 में कुछ नहीं हो पाया था, अब 2022 में कुछ नहीं कर पाए, अब 2024 में कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमने किसी को हराने का ठेका नहीं लिया है सर, हम खुद जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, हमने किसी का ठेका नहीं लिया कि कोई हारे या कोई जीते, हमें कोई फर्क नहीं। ठीक बात है। एसएन सिंह के पास आऊं उससे पहले एक बात कह दूं, मैं तो उत्तेजित होता नहीं जब तक कि भारत के आत्मा पर चोट करने की हिमाकत कोई पार्टी या नेता नहीं करता, तब तक मैं उत्तेजित नहीं होता। जीतो हारो मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे ना आपसे लाइसेंस चाहिए ना कोटा चाहिए, मेरा क्या है, इसलिए मैं तो मस्त हूं। एक मिनट, अभी नहीं। एक बात बड़ी, एसएन सिंह साहब, कल हमारे पास एक बड़े तपे तपाए नेता आए, कई बार मंत्री रहे, बड़े नेता हैं, बैठे थे, इसी चर्चा चली राजनीति की, तो पुराना किस्सा एक बताने लगे कि एक सीट में बाई इलेक्शन था, चुनाव कैसे होता है, ये लोकतंत्र बचाने का और ये जो पंपलेट टाइप की बातें हैं, इनका कोई बहुत लेना देना होता नहीं इस इलेक्शन स्ट्रेटेजी में। ठीक है, ये जो जिन लोगों का जमीनी उपयोग कतई नहीं होता है पार्टियों में, क्या उनको ये काम दे दिया जाता है कि तुम लिखा पढ़ी संभाल लो, क्या लोकतंत्र बचाने की और सब की, क्या क्योंकि तुम्हारा वोट में तो कोई ऐसा रहे नहीं, तो तुम ये संभालो। बाकी लोग चुनाव कराते हैं। तारिक मेरी बात से सहमत होंगे, ये बात हमको मुलायम सिंह जी ने कही थी एक बार, क्या किन लोगों के लिए कही थी वो नाम नहीं लूंगा, बुराई भलाई हो जाती। तो उन्होंने हमसे कहा कि वो उस समय के मुख्यमंत्री के पास एक आदमी को ले गए, क्या बोले कि इनको आप कुछ आश्वासन दे दो, आशीर्वाद दे दो, क्या ये वहां के इस जाति के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्या ब्लॉक प्रमुख रहे और सब रहे, इलाके के रसूखदार हैं, ये निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं, आपके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, ये निर्दलीय लड़ जाएंगे तो अपना आदमी जीत जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा जाओ, डन। क्या 45,000 वोट उन्होंने काटे, बोले हमारा आदमी जीत गया। चुनाव ऐसे भी होता है मेरी जान, है ना, वहां घोषणा पत्र थोड़ी पढ़ा जाता है ना कॉमन प्रोग्राम पढ़ा जाता है भदोही में। तो यही प्रोग्राम है जो चल रहा है। एसएन सिंह साहब, वो आपने सुन ही लिया भाई कांग्रेस क्या कह रही है जी। अमिताभ जी देखिए, वो चीजें हम स्पष्ट कर दे, बहुत कम समय मुझे भी मैं कह रहा हूँ अमिताभ जी देखिए, हम ये बात करते हैं हमने मुसलमानों के लिए ये किया, कुछ पार्टियां कहती है हमने मुसलमान के लिए किया, मुसलमान के लिए किया, और हम मुसलमान की पार्टियां मुसलमान के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप 80% को छोड़ देते हैं ये कहते हुए, और वही चुनाव आप हार जाते हैं, जिसका परिणाम अब दिखने लग रहा है कि सोए का माल तो कोई भी लूट लेता है, जब कोई जग जाए उसके माल को लूटने का कोई साहस करे तब तो पता चलेगा। एक जवाब। दूसरा जवाब हमारे मित्र ने कांग्रेस के कहा, मैं इनको चुनौती देते हुए कहता हूं, आपके चैनल पर ये इस डिबेट को कोट कर लीजिएगा। लोकसभा में किसी ने सवाल नहीं उठाया, और भारत के सभी लोग जानते हैं कि वहां
जहां पे वो राम जन्मभूमि का मेन चीज था, जिसके नाते वो चबूतरा था, वहां एक धर्म ध्वज गाड़ा गया। और जैसे जैसे मंदिर का निर्माण होता गया उस धर्म ध्वज को ऊपर करते रहे। चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का धर्म ध्वज नहीं था, वो धर्म ध्वज संतों के द्वारा गाड़ा हुआ था और मंदिर वहीं पर बना है। कांग्रेस के लोगों को एक करेक्शन कर लेना चाहिए। अब राहुल गांधी जी की तरह उनके प्रवक्ता भी हो जाएंगे, ये तकलीफ है। कम से कम प्रवक्ता को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए ऐसा तो नहीं है कि गाली देने से चुनाव कोई जीत जाता है। इसके पहले भी बहुत सारे लोग गाली दिए हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दी है, देश की जनता को गाली दी है। सबसे बड़ा मूल्यांकन आदरणीय अमिताभ जी जनता करती है, और जनता बार बार अगर भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, 14 के बाद 19 में भी चुनने जा रही है, इसी नाते चुन रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही बात नहीं कर रही। अगर हम कहें, हमारे मित्र से पूछे कि आप मनरेगा, अमिताभ जी 10 सेकंड छोड़ दीजिए, मनरेगा आपके एजेंडे में आपकी पैदाइश से है। जब भाजपा की पैदाइश हुई है तब या छात्रवृत्ति योजना जो थी वो आपके लिए अभिशाप थी। छात्रवृत्ति तक नहीं जाओ, मेरी उसमें रुचि नहीं, छात्रवृत्ति में और मूल्य वृद्धि में मेरी रुचि नहीं, वो छोड़ दीजिए विषय। आगे बात, आगे बात। मैं अयोध्या के विषय पर एक तथ्यात्मक बात जरूर कहूंगा। कांग्रेस को ईश्वर सद्विचार दे। जब विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ तब भी मैं पत्रकार था, और जब वो जिस दिन ध्वस्त हो रहा था तारिक खान, तब भी मैं उसी जगह था जहां ढांचा ध्वस्त हो रहा था। तब शायद बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे क्या, इसलिए हमको पता है कहां विवादित स्थान था, और कोर्ट को भी पता है और नक्शे में भी है। ठीक, लोगों को ये नहीं पता होगा अयोध्या में कितनी जमीन की लड़ाई थी, नहीं पता होगा, कितनी जमीनें एक्वायर थी, नहीं पता होगा, कितनी जमीन न्यास के पास थी, नहीं पता होगा। 2.77 एकड़ की लड़ाई थी कुल, वहीं गर्भगृह था। बीच का गुंबद, तीनों गुंबद गिरे, बीच के गुंबद में रामलला की वह मूर्ति रखी थी, रामलला और उनके परिवार की वह मूर्ति रखी थी जो आज नए मंदिर में रामलला के नए विग्रह के नीचे वाले पायदान पर रखी है मूर्ति। क्या वो 6 इंच की मूर्ति है, सब लोग समझ लो। ठीक, अयोध्या का दर्शन यही कराए दे रहा हूं। 6 इंच की मूर्ति, वहां पूजा हुई। 1949 से वो मूर्ति दृष्टि में थी, वहीं थी। अब नहीं आएंगे आपके पास विकास बाबू ना, अब नहीं आएंगे, सॉरी। ठीक, उस मूर्ति को सत्येंद्र दास ने अपने हिफाजत में लिया। जब ढांचा गिर गया, समतलीकरण हो गया, एक एक ककैया उठा के भक्त ले गए अपने यहां निशानी के तौर पर, तो उसी स्थान पर मध्य गुंबद के उसी टॉम्ब के ठीक सूत से सूत मिला के वहां पर एक अस्थाई मंदिर चौतरा बनाया गया, वहां रामलला के विग्रह को विराजित कर दिया गया। जब कोरोना काल के दौरान एक नया और अस्थाई टेम्परेरी मंदिर बनाया गया योगी आदित्यनाथ की पहल पर, तारिक खान आप भी सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी पार्टी में भी बड़े बड़े विद्वान हैं, कहीं ऐसी मूर्खता कर दें तो फंस जाएंगे चुनाव में। क्या जो वोट मिलता वो भी नहीं मिलेगा, फिर बाद में कहोगे लोग। तो वहां लाके रामलला की मूर्ति को विराजित कर दिया गया नए मंदिर में, स्थान वही रहा। ठीक, उसी मंदिर में रामलला के उस जहां से मूर्ति हटाई थी और टेम्परेरी शिफ्टिंग की थी योगी आदित्यनाथ, जिसको लेके आए थे अपनी गोद में, वो दृश्य लोगों को याद होगा। मूल स्थान पर एक निशानी बांध लगा दी गई, एक उसको धर्म दंड कहिए, धर्म ध्वज कहिए, निशानी कहिए, कुछ भी कहिए, एक भगवा झंडा एक स्टील के रॉड में। क्या मंदिर बनता रहा, क्या स्थान वही रहा। फिर जब रामलला का पेडिस्टल तैयार हुआ जिस पर उनकी विग्रह रखा जाना था, तो वो दंड निकाला गया। इसलिए सारे विद्वानों को प्रणाम करते हुए कहूंगा, ऐसा प्रलाप मत फैलाइए। दिग्विजय सिंह ने कहा था वो मूर्ति कहां जाएगी, तब भी मैंने उनको कहा था दिग्विजय जी आप चिंता ना करो, वो मूर्ति मूल विग्रह के साथ रहेगी। पहले कांग्रेस ने सोचा चलो इसी में कुछ कमाओ खाओ, आंदोलन चलाओ। अयोध्या में मंदिर बने इसके लिए आंदोलन नहीं चलाए, मूर्ति के लिए आंदोलन चला रहे थे।
मूर्ति वहीं विराजमान है, लेकिन वो 6 इंच की मूर्ति है, ठीक, 20 फीट से दिख भी नहीं सकती। खैर, आई राम के लिए किसने क्या किया ये जनता हमसे आपसे बेहतर जानती है, और उसका जनादेश बार बार बताता है। क्या एक बड़े नेता कांग्रेस के, अब भाई विधाता भी कैसा करता है पता नहीं, बुद्धि पर कैसा अटैक कर देता है। एक बड़े नेता, उन्होंने कहा, और क्या कांग्रेस ने भर्ती भी कर रखे हैं ऐसे लोग, और पार्टी ऐसे लोगों को निकाल बाहर भगा दे कि भाई आपको तो समझ ही नहीं। तारिक खान सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि जहां मूल गर्भगृह था वहां से 3-4 किलोमीटर दूर बनाया है। क्या अब ऐसे लोगों को प्रणाम करने के अलावा क्या कह सकता हूं। अयोध्या जो है ना कस्बा, क्या उसका पूरा रेडियस इतना नहीं है 4 किलोमीटर, क्या बताइए। वो भी भाषण झोंके पड़े थे, बोले 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। ले 4 किलोमीटर की तो कुल परिधि नहीं है मेरे भाई। वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी आपके साथ मिलेंगे गठबंधन में, मंच पे आएंगे चुनाव में, आपका वोट कटवाने वो भी आएंगे। जब आप इटावा में सभा करोगे मैनपुरी में, तो आपका वोट कटवाने ऐसे लोग आएंगे। जो मिल रहा होगा उसमें 10-5 हजार तो भगवान का आशीर्वाद है, ये ऐसे बयान दे के कटवा ही देंगे, जान लीजिए। आप भाजपा से लड़िए, आप राम से लड़ेंगे, अजब तमाशा है। ये बात तो ओवैसी बोले हम उनसे भी लड़ेंगे। राजनीति करिए, चुनाव करिए, जय पराजय झेलिए। राम ने कोई पार्टी रजिस्टर्ड कराई है कि चुनाव आयोग में? नहीं ना। तो वाणी को संयम दीजिए, वाणी को लगाम दीजिए। लोकतंत्र बचाना है, जो करना है अपने घर से करो बैठ के। और दूसरी बात ये जो बार बार कही जाती है कि 80 करोड़ लोगों को का आत्मविश्वास कुचल दिया। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया स्तब्ध थी, पूरा देश स्टैंड स्टिल था, न दुकान चल रही थी, न मकान खुल रहा था, न हाट था, न बाजार था, 80 करोड़ लोगों को कांग्रेस भोजन देती। कैसी बात की जा रही है? ये सरकार का फर्ज था। कैसी बात हो रही है? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं जैसे। अरे नाच गाना की टिकट दे रहे हैं क्या? आप चाहते थे 80 करोड़ लोग मर जाएं क्या? ये चाहते हो? कोरोना के समय में स्थिति क्या थी सबको पता है। जो अमरूद बेचता है उसकी ठेल भी नहीं लग रही थी, जो रिक्शा चला के रोटी खाता उसका रिक्शा भी नहीं चल रहा था, जो मंदिर के बाहर रोटी खाता था मांगकर, उसको मंदिर भी बंद था, मस्जिद भी बंद थी, उसको खाना देके कोई गुनाह कर दिया? अपने दिल पे हाथ रख के कहो, आप लोग तो खाए अघाए हो, माल खूब पैदा किए हो, गरीब होते तो ये बोलते नहीं ना। और जितने भी लोग, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, विकास बाबू आप भी, तारिक भाई आप भी, जितने भी लोग ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है, मोदी क्यों दे रहा है, वो हर दिन अपना वोट कम कर रहे हैं। क्या? प्रतिदिन, प्रतिक्षण। मेरी बात लिख लीजिएगा, गलत निकलेगी तो माफी मांगूंगा, कहूंगा मैं देश को नहीं समझा। गजब बात है। अपने देश के लोगों को हमारी सरकार अनाज नहीं देगी तो कौन देगा? दुनिया के और किसी मुल्क ने करके दिखाया क्या? क्या भेड़ बकरी की तरीके से भारत की जनता को मरने देते? चुनाव आएंगे जाएंगे मित्र, देश जीवित रहना चाहिए, देश स्वस्थ रहना चाहिए। मुझे याद है जब वैक्सीन का मसला चल रहा था तब भी आप लोग बहुत नाराज हुए थे। क्या आपको लग रहा था वैक्सीन के खिलाफ आंदोलन ही न चला दो कहीं? वैक्सीन ने भारत को बचा लिया। उस वक्त कहा गया था भाजपा वाली वैक्सीन है, ये नहीं लगवाएंगे। बाद में सबको सद्बुद्धि आई और सबने अपनी अपनी वहां डॉक्टर के सामने की, भैया तुरंत लगाओ। करिए, लेकिन ऐसा प्रचार मत करिए। आपके ये अतार्किक प्रचार का ही परिणाम है कि पार्टी सिमट कर नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गई। विकास जी की पार्टी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी बड़ी पार्टी को नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो जाने करने में। और आखिरी बात कहूंगा, हाथी को खरगोश में तब्दील हो तो ये करिश्मा ही है ना।
कांग्रेस भारत की राजनीति का फैंटम था, फैंटम है, आज खरगोश में कैसे तब्दील हो गया? कुछ तो कारण रहा होगा। ऐसा ही और एक बात विकास जी ने कही, अधूरे मंदिर का उद्घाटन करा दिया। अव्वल तो मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, लेकिन चलो खैर उनको नहीं पता होगा। एक आखिरी जानकारी देके विदा लूंगा। तारिक खान, आप चूंकि राजनेता हैं इसलिए जानना जरूरी है, धर्म का विषय नहीं है। जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बना क्या, जिसमें केएल मुंशी थे सोमनाथ के लिए। और सोमनाथ में जब लोकार्पण हुआ जिस दिन, राजेंद्र बाबू के हाथों से कांग्रेस की सरकार में क्या, उसके 15 साल बाद उस पर ध्वज चढ़ाया गया। क्या 15 साल बाद? अपना किया भी याद नहीं रखते, इसीलिए फंस जाते हैं। ये ध्यान रखा करो मित्र, इतिहास नहीं बदलता, सच तो सच रहेगा ना। 1947 में भारत आजाद हुआ तो कोई 48 और 49 थोड़ी नहीं कर देगा, 47 ही रहेगा। धन्यवाद।